हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी और मैं आरपीएससी सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूं। आज जो शख्सियत हमारे सामने है वो राजेश सैनी जी। इनका रैंक 412 है। आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है। एक वीडियो ये हमको ऑलरेडी दे चुके हैं जिस वीडियो में इन्होंने बताया कि ये कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे इन्होंने पढ़ाई की। आज ये हमको बताने वाले हैं कि सब्जेक्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन से सब्जेक्ट को इन्होंने कितना वेटेज दिया और कैसे जो डिफिकल्टीज होती है इंग्लिश की, मैथ्स की, वो इन्होंने उसको अच्छे से डील किया और वो उन्होंने अच्छा सब्जेक्ट मतलब अच्छे से स्कोर किया। तो आइए राजेश जी से इनके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछते हैं। तो राजेश जी बताइए कि कितने सारे पेपर थे और कितने सेक्शन थे और सेक्शन के अंदर डिवाइडेशन क्या था नंबर्स का, सारी डिटेल जो आपने कैसा एग्जाम दिया। इसमें अपने एलडीसी में सबसे बड़ी बात तो 2 पेपर होते हैं ओके। एग्ज़ाम के। एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। जी। रिटन पेपर होता है, उसके बाद में फिर तीसरा पेपर होता है जो उसमें अपने टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है। तो दोनों पेपर जो पहले स्टार्टिंग में जो पेपर होते हैं, उसमें सब्जेक्ट आते हैं अपने 5 सब्जेक्ट आते हैं मेन तो। ओके। उसके अलावा कुछ वो भी होता है। तो 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। ठीक है। उसमें फर्स्ट पेपर में आते हैं अपने मैथ, साइंस और जीके। ठीक है। और सेकंड पेपर होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश आती है। ओके। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट पेपर है उसमें साइंस, मैथ और जीके तीनों होते हैं, तो उसका तैयारी में तो आपको पता है कि थोड़ा टफ होता है क्योंकि बहुत से बच्चों का वो फर्स्ट पेपर जो 40% होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। जी जी जी। सेकंड पेपर तो हो जाता है लेकिन फर्स्ट पेपर 40% मार्क्स नहीं आ पाते। जी तो जी। उसमें सबसे मेन होता है कि मैथ जो होता है मैथ थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है इसका एलडीसी का। तो हम्म। उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत की या ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत होती है। ओके। वो है। तो राजेश जी बताइए कि जैसे आप बता रहे हो कि राजस्थान जीके भी आता है, उसके अंदर साइंस भी आता है, मैथ्स भी आता है, तो काफी टाइम चाहिए होगा। आपने कैसे पढ़ाई की, मतलब एक दिन में कितना पढ़ाई करते थे? और आप जैसे बता रहे हो कि मैं बीमार भी हो गया था बीच में, तो मतलब आपको हाँ, ऐसे होता है ना कि जैसे युवा अवस्था में हम आते हैं, एक बार ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं ना कि यार क्या घर वालों से पैसे मांगे, थोड़ा अजीब सा फील होता है, ऑकवर्ड सा फील होता है कि यार नहीं अच्छा नहीं लगता यार क्या पैसे मांगे, है ना। तो मतलब आप क्या करते थे, घर वालों से ही पैसे मांगते थे या घर वाले ही सपोर्ट करते थे आपको, या आपने खुद के कुछ जॉब वॉब किया साइड में, या कैसे क्या तैयारी की आपने, कितने घंटे तैयारी की? देखिए सबसे बड़ी बात तो मेरे को घर वालों ने ही पैसे दिए थे और घर वालों से ही पैसे लेता था। मैंने साइड जॉब कोई नहीं की ओके। और मैं जैसे प्रॉपर अपना मेरा फ़ोकस पढ़ाई पे ही था। जी। तो वैसे तो मैं पहले जयपुर रहता था, फिर जैसे ही मेरी इंग्लिश की कोचिंग खत्म हो गई तो उसके बाद मैं निवाई आ गया और निवाई हमारी लाइब्रेरी थी यहाँ पे, तो उसमें मैं सुबह निकलता था और जैसे शाम को आता था। तो उसमें 7 से 8 घंटे पर डे पढ़ता था, एग्ज़ाम टाइम की बात है ओके। वो। जैसे अब जीके है, तो जीके में क्या होता है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है अपने पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कंटेंट याद बहुत कम रहता है। सबसे सही। बड़ी बात ये होती है कि मेरे को तो बहुत ही कम याद रहता है, ज़्यादातर बच्चों की जो जीके प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी समस्या है जीके। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था तो उसमें लेकिन मेरे एक टीचर थे, जहाँ से मैंने पहले कहा कि मैंने कोचिंग की थी, तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे ने ज्योग्राफ़ी पढ़ी थी वहाँ पे। ओके। तो उन्होंने इतनी अच्छी ज्योग्राफ़ी पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई थी मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी और जितने भी स्टूडेंट थे बहुत अच्छे थे। तो मेरे जितना स्कोर किया ना मैंने जीके में तो ज्योग्राफ़ी के पार्ट में ही किया था। तो ओके। उसमें मेरा अच्छा हो गया था और जैसे सबसे टफ बात ये होती है कि जीके याद नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि एक-एक चैप्टर को देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें सबसे मेन तो ये आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसमें से आप कम पढ़े और ज़्यादा हो जाए। मार्क्स ले क्योंकि पाए। ये समस्या होती है कि ज़्यादा कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें फिर आप क्वेश्चन कम कर पाओगे, बिल्कुल वो बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जैसे उसके आप बता रहे हैं कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला एक ऐसा छात्र जो 12th पास करके सीधे एग्जाम की तैयारी के अंदर आ रहा है, उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। तो आपने साइंस सेक्शन भी था इसमें, तो साइंस की तैयारी कैसे कर पाए हाँ, आप? मतलब कॉमर्स के लिए ऐसा व्यक्ति जिसने कभी साइंस पढ़ी नहीं है, उसके लिए एग्जाम की साइंस आ रही है, कैसे कर पाए आप? देखिए जो साइंस का जो सेक्शन अभी तो इसमें था जो पार्ट, तो उसमें पेपर थोड़ा बहुत टफ आया था साइंस का। जी बिल्कुल तो सही बात। साइंस का मैंने मेन तो एक गाइड ला रखी थी और उसके अलावा मैंने 10th, 9th, 10th और 11th और 12th की बुक से भी मैंने साइंस की थी इसमें। उस टाइम पे मेरा 11th 12th कज़िन की था बुक से जो भी की? 12th में हाँ, 12th बुक से भी की थी
और जो मेरे एक राइट। क्वेश्चन आया था, जो एक ग्राफ था, वो विद्युत से रिलेटेड था, ठीक है। जो कि 9 सितंबर के पेपर में जो ग्राफ था विद्युत से रिलेटेड, वो हम्म उसी हम्म बुक में था। वो भी हम्म, मैं पढ़ के गया था, लेकिन मेरे से हुआ नहीं था, वो करके नहीं आया मैं। तो ओके उस टाइम ओके। पे मेरा भाई था और 12th में, तो मैं उसकी हेल्प से हम्म, पढ़ता था, वो मेरे को अच्छे से समझा जाता था, क्योंकि हम्म, मेरे को साइंस इतनी आती नहीं थी, क्योंकि रिएक्शन वगैरह जो होती है तो टफ बिल्कुल होती बिल्कुल है। बिल्कुल, एक सही बात। कॉमर्स के और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत टफ होती है, तो मैंने उनसे हेल्प ली थी। तो ज़्यादातर कंटेंट क्या होता है कि जो अपने जो बोर्ड की क्लासें होती है ना, 10th की और 11th-12th की बुक्स में से ही आता था, तो उनको मैंने पढ़ा था, तो मैंने साइंस में मेरे और दोस्तों से बहुत अच्छा स्कोर किया था, जितनी उम्मीद थी ना उससे अच्छा स्कोर हुआ था मेरा। नहीं, सच में ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसका जो माइंड सेट है उधर ही रहता है। साइंस इज अ ट्रिकी हुँ, सब्जेक्ट, तो बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर, प्लस तीन तीन सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी चीजें होती है, एनवायरनमेंट का भी कुछ पोर्शन आता है, तो काफी डिफिकल्ट होता हुँ। है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। कितने घंटे, मतलब आप डिवाइडेशन क्या था टाइम का, मतलब दिन में क्या पढ़ते थे? जैसे कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, धनराज जी से कल बात की थी हमने। धनराज जी ने बताया कि सर ऐसा था कि मेरा तो, मैं ज्यादा पढ़ाई तो नहीं करता था, लेकिन दिन में क्या करता था, मैं जो थ्योरी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, साइंस वगैरह है, जीके है, इनको पढ़ता था, और रात को मैथ्स पढ़ता था, जिससे क्या होता है कि नींद वगैरह भी नहीं आती। तो आपके साथ क्या सीन था, क्या करते थे आप? देखो, मैंने सबसे पहले मैथ पढ़ी थी। तो मैथ को मैं सबसे पहले मेरा ये था कि मैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता था, जब वो कंप्लीट हो जाती थी ना अच्छी तरीके से, हम्म तो फिर दूसरी सब्जेक्ट लेता था। हम्म जैसे 15 दिन मेरे को मैथ पढ़ना है केवल, हम्म तो मेरी मैथ अच्छी थी पहले, तो फिर मैथ को सिर्फ़ मैंने 15 से 20 दिन ही दिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। कुछ टॉपिक थे उनको ही ज़्यादा दिया था, जिनको रेगुलर जैसे आधे घंटे में निकालता था, तो वो जैसे मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में बीच में गैप लेता था, तो तब कुछ कुछ क्वेश्चन रोज़ाना निकालता था, जैसे 15-20 क्वेश्चन बस, हम्म ज़्यादा नहीं, रेगुलर नहीं करता था। उसके हम्म बाद में जैसे फिर साइंस थी, तो साइंस को सुबह से शाम साइंस पढ़ता था। जैसे फिर साइंस पढ़-पढ़ के बोर हो जाते ना, तो फिर थोड़ी देर क्वेश्चन मैथ के निकालो या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जीके के निकालो आप। तो बिल्कुल उससे क्या होता बिल्कुल है कि बिल्कुल। वो रहता है उनका रिवीजन भी हो जाता है और जो अपने एक सब्जेक्ट से बोरिंग हो जाते हैं ना, तो वो हम्म, भी हो जाता है। ल लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ता है, मेन ये बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रिवीजन मेन होता है, एक बार याद करने के बाद अपन भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट सबसे पहले सब्जेक्ट ज़्यादा है इसमें और सिलेबस थोड़ा लेंथी है। तो जैसे सुबह-सुबह तो जैसे मैथ वगैरह या इंग्लिश वोकेब वगैरह याद करनी होती है, क्योंकि मेन जी। दिक्कत ये होती है कि एक कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत बड़ी चुनौती और होती है। वोकेबलरी का बहुत तो सारा पार्ट आता है इसमें, और वोकेबलरी ऐसी चीज है कि कोई सारा ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि बस हाँ ये 100 वाक्य याद कर ली हो जाएगा। उसमें तो अथाह सागर है। 2000 3000 हाँ, वाक्य जब याद करते हैं तब कुछ हो पाता है। बिल्कुल सही हाँ। बात। तो मैं जैसे ही सुबह पढ़ने बैठता था, तो सबसे पहले मैं या तो मैथ के फॉर्मूले याद करता था या फिर वोकेब सबसे ज़्यादा घंटे भर में रोज़ाना वोकेब ही याद करता था। उसके बिल्कुल बाद में ही आगे की पढ़ाई तैयारी करता था। उसके बाद में जैसे साइंस के कुछ रिएक्शन या फॉर्मूला वगैरह होते थे, तो हम्म। उनको रिवाइज़ करता था। सबसे मेन ये होता था। उसके मैं बाद में फिर जैसे मैथ और फिर उसके बाद में जीके, क्योंकि जीके से मेरे को बहुत डर लगता था। जी जी फिर जी। हिंदी तो हिंदी में भी जैसे कुछ वोकेब होती है हम्म। हिंदी की, तो जैसे पर्यायवाची वगैरह, बिल्कुल अनेकार्थक शब्द बिल्कुल। ये बहुत टफ टफ होते हैं और वो इनका क्राइटेरिया नहीं होता। तो जी जी इनको जी। सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता था। जैसे कि एक मेरे जैसे बच्चों के लिए तो क्या होता है कि ग्रामर तो कोई भी कर लेता है। हम्म। मेरी ग्रामर अच्छी थी, लेकिन मेन थी वही वोकेब। तो बिल्कुल सही वोकेब बात है। नहीं हो पाती थी, तो ग्रामर हो जाती थी। ये हम्म। था। तो फर्स्ट जो हुँ। पेपर था, 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर था, कितने स्कोर किया आपने? जो फर्स्ट पेपर था उसमें मैंने स किए थे 65 के समथिंग थे मेरे नहीं, ओवरऑल जो मार्क्स। 200 मार्क्स का पेपर था ना, दोनों मिला हाँ, के, उसमें कितने स्कोर किया? ओवरऑल मेरे 144 मार्क्स थे। ओके, वेरी गुड, 144 मार्क्स, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और टाइपिंग में कितने स्कोर किया था आपने? टाइपिंग में मेरे 93 पॉइंट कुछ थे। ओके, तो ओवरऑल आपका काफी अच्छा स्कोर था, मतलब हाँ, सही वो चीज है। टाइपिंग में उस टाइम पे क्या है कि मेरे एक प्रॉब्लम हो गई थी टाइपिंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे क्या है प्रॉब्लम की वज़ह से मेरे 2 मिनट वेस्ट हो गए थे। तो ओके। उस वज़ह से मेरी हाँ, तो उस वज़ह से मेरा थोड़ा क्या है टाइपिंग में कम मार्क्स आ पाए। हम्म, इस वज़ह से 93 पॉइंट एक कुछ था मेरा उसमें। हम्म, और ओवरऑल तीनों को मिला के टाइपिंग सही, तो मेरे 237.41 मार्क्स हैं। ओके, बहुत अच्छा। एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश मैं समझ सकता हूँ कि कैसा सेक्शन डिफिकल्ट होता है इंग्लिश का।
वोकेबलरी कितनी डिफिकल्ट होती है, बाकी चीजें कितनी डिफिकल्ट होती है, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग्स। राजेश जी, आप हम्म, मुझे ये बताइए कि जब फर्स्ट पेपर हो गया था, मतलब आपके अच्छे मार्क्स थे, सब कुछ सही था, 144 मार्क्स बता रहे हैं, काफी अच्छे मार्क्स है एलडीसी के एग्जाम के लिए, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत हम्म, कम गई थी। सिर्फ 40% मार्क्स, हाँ, मतलब 80% मार्क्स तो आपको कट ऑफ के लिए चाहिए होते हैं। 140 मार्क्स हम्म। मतलब ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छा स्कोर था। टाइपिंग के लिए आपको कितना टाइम मिला और आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को, कहाँ रहकर आपने टाइपिंग की, एफिशिएंसी कैसे सुधारी आपने, कुछ बताइए। देखो टाइपिंग बहुत था, इसके इसमें टाइपिंग के लिए टाइम बहुत था। जी। लेकिन मैंने जो टाइपिंग की है, मैंने सेल्फ टाइपिंग की है। ओके। और मुझे तो पता नहीं था कि टाइपिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। लेकिन कुछ ऐप थे, उनकी हेल्प ली, ऑनलाइन वीडियोज़ देखे और उनके साथ-साथ मैंने टाइपिंग सेल्फ की। तो कुछ ओके। रूल्स थे भाई, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। वो मैंने किया और मैंने जो एफिशिएंसी थी, तो वो एफिशिएंसी में जयपुर कोचिंग की थी मैंने इसकी एफिशिएंसी की। 1 मंथ ओके। की ओके। कोचिंग थी हमारी, तो हम्म। वो वहाँ से की थी। लेकिन सबसे मेन होता है एफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन टाइपिंग नहीं हो पाती हर बिल्कुल किसी बिल्कुल से। बिल्कुल। क्योंकि टाइपिंग में क्या होती है, गलतियाँ सबसे एरर बहुत ज़्यादा होती थी। जी। मेरी जो स्पीड थी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी हो गई थी, 1 मंथ में जो स्पीड आ गई थी मेरी, बहुत अच्छी स्पीड आ गई थी। तो मेरी 1 मंथ में 30 से 40 की समथिंग आ गई थी। लेकिन ओके। उसके बाद में जो एक वो लग जाता है ना, हम्म। ब्रेक लग गया था उसपे, तो हम्म। उससे आगे बढ़ने में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। कुछ जो बेसिक रूल होते हैं इसके टाइपिंग के भी, तो हम्म। उनको मैंने मेरे सर से पूछा। वैसे मैंने कोचिंग जॉइन नहीं की थी, लेकिन मेरे उन्होंने मेरी हेल्प की और फिर मैंने उनको फॉलो किया। तो थोड़ा सुबह, शाम, दिन, रात टाइपिंग करते थे, तो उस टाइम पे मेरे थोड़ा आँखों में भी दर्द होने लगा था टाइपिंग की हाँ वज़ह से, बिल्कुल होता है। तो वो था। सही बात है। ओके। एफिशिएंसी की कैसे तैयारी की आपने, और मतलब कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया टाइपिंग के लिए, जो आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे ध्यान रखें। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम आ रहा है अभी, है ना, काफी अच्छी वैकेंसीज है इसके अंदर, और सेम सिलेबस है, मतलब फर्स्ट जो पेपर है उसमें भी हुँ। सेम ही हिंदी, इंग्लिश और जीके आ रहा है, और सिर्फ टाइपिंग एफिशिएंसी है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने यूज किए, एफिशिएंसी के लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले होती है कि मेन टाइपिंग, तो उसके हम्म। लिए जो एक इंग्लिश के लिए तो टाइपिंग मास्टर आता है। ओके। टाइपिंग मास्टर के नाम से आता है, टी टी से बिल्कुल लिख के का उसका लोगो है। बिल्कुल। और उसके बाद में एक पेड वर्ज़न भी आता है इसका, और इसके अलावा एक सोनी टाइपिंग मास्टर है। हम्म। तो मैंने दोनों से ही हेल्प ली थी। तो इंग्लिश की तो मैंने टाइपिंग मास्टर से कर ली थी, और एक सोनी टाइपिंग मास्टर जो आता है, उससे मैंने हिंदी और इंग्लिश और एफिशिएंसी तीनों की ही उससे से की थी। जी और जी जी। बाकी जो होता है एफिशिएंसी, तो देखो इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बिल्कुल। कभी-कभार 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा होता है कि कुछ ही बंदे उसको कर पाते हैं। जी तो जी जी। उसपे क्या होता है कि उसकी रेगुलर अपने को जो टीचर पढ़ाते हैं ना, तो उसको इतना ईज़ी नहीं समझना, और जितना हो सके रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा अपने को यूट्यूब पे बहुत सारे इसके क्वेश्चन मिल जाएँगे। उन हम्म। क्वेश्चन्स की जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तो है। मेन इसमें होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। सही बात है। मेन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है, अपने अलग आंसर देंगे तो फिर वो बैठता नहीं है। तो हम्म। मेन ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो राजेश जी, सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, टाइपिंग में भी सिलेक्शन हो गया, और बीच में आप, जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, तो रिजल्ट हाँ, आने में काफी टाइम लग गया था, टाइपिंग जब हुआ था उसके बाद रिजल्ट आने में काफी टाइम लगा दिया था। तो उसके बीच आपकी क्या दशा रही, मतलब क्या मनोदशा चल रही थी, घर वाले क्या बोल रहे थे, बेटा क्या होगा अब, और लॉकडाउन भी आ गया था उसके बाद में, ज्वाइनिंग भी काफी लेट हुई, तो इस बीच आपने क्या किया, मतलब कैसे अपने आप को संभाले रखा, धैर्य कैसे बनाए रखा। देखो एक जो ये एग्ज़ाम की प्रोसेस है, हम्म। फॉर्म फिल करने से जो जॉइनिंग तक की, ये राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो बिल्कुल। उस टाइम पे जैसे सब कुछ क्लियर था, एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया। और जी। लॉकडाउन से पहले भी पता नहीं था कि कोर्ट में बहुत सारे इस पे वो भी थे, तो रिट तो फिर जैसे हमने तो बस वही था कि ना तो कोई दूसरी वैकेंसी थी उस टाइम पे, तो जी बस जी। यही था कि भई हाँ, ये जल्दी से क्लियर हो जाए या फिर दूसरी वैकेंसी आ जाए, क्योंकि रुकना तो था नहीं। तो उस टाइम पे दूसरी वैकेंसी भी नहीं थी, तो घर पे बस यही था कि भई जल्दी से क्लियर हो जाए या फिर दूसरी वैकेंसी आ जाए, तो बहुत टाइम बहुत मुश्किल से कटा था वो। धैर्य बनाए रखना बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज होती है कि हुँ, धैर्य ही मेन चीज है। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन कई लोग होते हैं कि चलो एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, हट जाते हैं। जैसे आप बता रहे हो कि आपने अकाउंटेंट का एग्जाम दिया, पटवारी का एग्जाम दिया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, आप भी चाहते तो हट सकते हैं, अरे नहीं यार ये तो नहीं होगा मुझसे, प्राइवेट में ट्राई करते हैं।
लेकिन धैर्य ही सबसे बड़ी बात होती है जो एक व्यक्ति को बनाए रखनी चाहिए एग्जाम के अंदर। तो राजेश जी, कैसा माहौल था जब आपकी लिस्ट आई थी और आपका सिलेक्शन हो गया? कैसा माहौल था आपके घर के अंदर? क्या कहा आपके पिताजी ने, माताजी ने? कुछ बताइए, गांव में कैसा माहौल था? उनको जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आया था तब उनको पता था भई इसका सिलेक्शन हो जाएगा, बट एक प्रॉब्लम थी कि क्या पता नहीं, कह नहीं सकते कन्फर्म। तो हम्म। ए रिज़ल्ट का था, आज आ सकता है, कल आ सकता है, तो हम क्या है सभी दोस्त एक जगह बैठे हुए थे, जिनका सिलेक्शन होने वाला था। जी जी जी। तो हम इसी में थे कि पता नहीं कब आएगा, तो हम क्या है कि चाय की दुकान पे बैठे हुए थे उस टाइम पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहीं पे बस बैठे थे, तो चल रहा था कि अचानक से हमने साइट खोली और हम्म, रिज़ल्ट आ गया। तो हम 4-5 दोस्त थे उस टाइम पे साथ में, तो बहुत खुशी हुई उस टाइम पे। फिर मैंने घरवालों को कॉल किया कि हम्म, भई हमारा रिज़ल्ट आ गया और फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। हम्म। फिर घरवाले बहुत खुश हुए उस दिन, तो मतलब क्या बता बात नहीं है! सकता मैं, मतलब वो मतलब था। ये जयपुर का कल्चर रहा है, जैसे मैंने भी बहुत देखा है कि जो भी बातें होती हुँ, है ना, जो भी गुफ्तगू होती है, जो भी चर्चाएं होती है, वो चाय पर चर्चाएं होती है। छोटी सी थड़ियों पर सब लोग बैठ जाते हैं, जो भी कई कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जद्दोजहद में लगे रहते हैं, जो एग्जाम निकालने के लिए बहुत लालायित रहते हैं कि यार एग्जाम निकालना है आज, ये एग्जाम क्लियर करना है, क्या इस अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा करना है। तो ये सारी चर्चाएं चाय पर होती है कि भाई हाँ, तू कहाँ से पढ़ रहा है, तू कहाँ से पढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छा कल्चर है शहरों का। जयपुर का जो बात करें हम, राजस्थान में जयपुर सबसे बड़ा सिटी माना जाता है एजुकेशन के लिए। तो काफी अच्छी जगह है और काफी अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं लोग। राजेश जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि धैर्य कैसे बनाए रखे, या और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहें जिससे लोगों को हेल्प मिल पाए कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, अप्रोच कैसे करना चाहिए, सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, सही दिशा में कैसे बढ़े? कुछ बताइए। देखिए सबसे मेन होती है कि आपकी हार्ड वर्किंग और बिल्कुल सही बात। आपका जो उद्देश्य है उससे भटकना नहीं है, क्योंकि समस्याएँ बहुत सभी कोई सा भी काम करो आप उसमें समस्या आएगी। उन बिल्कुल। समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देके अपने को अपने उद्देश्य के ऊपर ध्यान देना है। और फिर दूसरी बात होती है कि रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। आप इधर-उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। और जी। उसके बाद में आती है कि जैसे कि पढ़ाई जो करते हैं ना, तो हम्म, उसमें अपने पास में आजकल मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सही उस बात। मैटर को इस तरह से पढ़ो कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा और कहाँ से नहीं। ये तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अपने को कुछ टॉपिक पता होता है भई यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर बार और इस टॉपिक से यहाँ से ऐसे बनेगा। तो बिल्कुल। वो होता है। हम्म, तो ये सबसे मेन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक तो सभी पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एक पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए बस। बिल्कुल तो सही। वही बंदा, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, तो वही अच्छी तरह से क्रैक कर सकता है एग्ज़ाम को कि जो कुछ मैटर को फ़िल्टर करके पढ़े। जी बस जी मैं तो जी। यही बोलना चाहूँ। बिल्कुल। और अपने ऊपर विश्वास करो और अपने जो भगवान है उनके ऊपर विश्वास करो कि हाँ, मैंने मेहनत की तो वेस्ट नहीं जाएगी बस, बिल्कुल इतना बिल्कुल, यही सोचो। होना चाहिए। रास्ते से अगर हट जाए ना, तो वो फिर वो मंजिल ही कैसी जो आपको रास्ते से हटा दे। मंजिल तो वो होती है जो आपको वहां तक पहुंचाए। ठीक है, आप वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। राजेश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में यही कहना चाहूंगा राजेश जी, जैसे व्यक्तियों को देखकर सिर्फ एक लाइन मुझे याद आती है कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये बहुत ही अच्छा डेडिकेशन, मोटिवेशन लेके आए आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद है हम ऐसे ही इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे ही नई नई प्रतिभाओं से आपका परिचय करवाते रहेंगे। तो राजेश जी, धन्यवाद, आप हम सभी लोगों से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और उम्मीद करता हूँ, हाँ बताइए। मेरी तो बस लाइफ़ का एक ही लाइन है और एक ही फंडा रहा है मेरा जी। कि किसी को भी अपने को किसी भी पड़ोस वाले की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे मेन यही होता बिल्कुल। है कि अपने कि जो पड़ोसी होते हैं वो तंग करते हैं। तो एक रूल है, माय लाइफ माय रूल, लव क्या मी बात है! और रिजेक्ट मी, आई क्या बात डोंट है! केयर। बस बिल्कुल ये बिल्कुल फंडा बिल्कुल। अपनाना चाहिए सभी को, मैं तो यही बोलूँगा मेरे कि बस वर्ड्स शायद ऐसे लग सकते हैं कि ये किस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन आदमी को अगर सक्सेस चाहिए तो ढीठ बनना पड़ता है। ढीठ एक वर्ड है, मतलब एक ऐसा हाँ, व्यक्ति जिसको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ बनना पड़ता है। बस इस ये जो सेक्शन है, ये जो रूल्स हैं जिसमें आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, इसमें आपको ढीठ बनना पड़ेगा। आपको लोगों से ढीठ कोई बनना फर्क नहीं पड़ेगा। होना चाहिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपकी असफलताओं से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आज असफल हो गया। कोई कोई मैटर नहीं करता, चलते रहोगे, डेफिनेटली सेलेक्ट होगे। बहुत बहुत बस, धन्यवाद राजेश जी। ठीक है, इसी के साथ हम थैंक यू आपके सर। उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। आप ऐसे ही अपने भविष्य के प्रति अग्रसर रहें और आप डेफिनेटली और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद इसी के साथ। ओके, धन्यवाद थैंक यू सभी सर। का। जी। ओके।